नमस्कार। हर हफ्ते की तरह एक बार फिर मैं शुभम शंकधर हाजिर हूं अर्थात का नया संस्करण लेकर। अर्थात को मिल रहे प्यार, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। इस हफ्ते अंशुमान जी अर्थात में लिख रहे हैं बेरोजगारी की गारंटी। जी हां, एक ऐसी गारंटी जो कोई नहीं चाहता। सर, रोजगार की गारंटी तो बहुत जगह सुनी, सरकारी इश्तिहारों में सुनी, गैर सरकारी इश्तिहारों में सुनी, लेकिन बेरोजगारी की गारंटी कहीं नहीं सुनी। क्या मसला है ये? शुभम, अर्थात में सारे दर्शकों का स्वागत है। बेरोजगारी की गारंटी पे चर्चा से पहले हम दो लोगों से मिलते हैं। हमारे पास दो लोग हैं और ये दो लोग आपके आसपास भी मिल जाएंगे अगर आप अपने आसपास लोगों से मिलने की कोशिश करें। एक है इनमें विनोद, जो फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे। ओवर टाइम मिला के करीब 500-600 रुपये की दिहाड़ी हो जाती थी उनकी। कोविड लॉकडाउन के बाद वो गांव चले गए क्योंकि फैक्ट्री में काम नहीं था और वहां जाकर वो मनरेगा मजदूर हो गए। अब गांव में सरपंच या मुखिया के दरवाजे पर लेबर चौक बन गया है जहां वो बैठे रहते हैं। मनरेगा वैसे भी 180 दिन का काम देती थी साल में नियम के मुताबिक। अब मनरेगा में विनोद के पूरे परिवार को पिछले 2 वर्ष में 50 दिन का काम भी साल में मिलना मुश्किल है। यानी मनरेगा के अलावा विनोद को और 10-20 काम ढूंढने पड़ते हैं जिससे उनकी जीविका चल पाती है। अब आप शुभम विनोद को बेरोजगार कहेंगे या कामगार? आप किस भूमिका में रखेंगे उन्हें, किस खांचे में रखेंगे कि विनोद के पास काम है या विनोद बेकार है? ना तो पूरी तरीके से बेरोजगार हैं, ना तो पूरी तरह से बेरोजगार है, ना पूरी तरह से रोजगार। तो ये तो विनोद हुए। अब एक दूसरे और व्यक्ति से हम मिलते हैं, अर्थात में उनका नाम है गौतम। गौतम लॉकडाउन में बेकार हो गए। वो एक रिटेल कंपनी में काम करते थे, स्टोर्स बंद हो गए, उधार के सहारे उनका वक्त कटा। उनका पुराना रिटेल स्टोर तो नहीं खुला, लेकिन खासी मशक्क़त के बाद जब लॉकडाउन खुला तो उन्हें एक स्टोर में काम मिल गया। वेतन पिछले बार से 25% कम है और काम के घंटे 8 की जगह 10 हो गए हैं। उन्हें 25% कम वेतन मिलता है और 8 की जगह अब 10 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस स्टोर में वो काम कर रहे हैं वो कंपनी या वो स्टोर कम लोगों में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहता है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट्स या उसके बिजनेस पर भी लॉकडाउन में असर पड़ा है। अब सवाल ये है कि क्या गौतम मंदी से उबर गए हैं? गौतम की वो वी शेप रिकवरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से मंदी से उबरने की बात कर रहे हैं, वो क्या हो गई है? और ये दो सवाल हैं जो बेरोजगारी पर हमारे पूरी सोच समझ को बदलने की कोशिश करते हैं। ये दो ऐसे चरित्र हैं जिनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे कि कोविड के दौरान बेरोजगारी का भारत का पूरा परिदृश्य कैसे बदला है और उसके बारे में जो नई समझ और नई सूझ और जो नए तथ्य हमारे सामने आए हैं उन्हें देखना क्यों ज़रूरी है। जी, तो और यहीं से रखी गई है बेरोजगारी की गारंटी की दरअसल नींव। तो चलिए, विनोद से और गौतम से तो आप मिल लिए। आगे अंशुमान जी लिख रहे हैं कि महामारी ने भारत में रोजगारों की तस्वीर ही नहीं, आर्थिक समझ भी बदल दी। ये बात लिखते समय सर आप किसी फ्लिप कर्व की बात कर रहे हैं। क्या है ये फ्लिप कर्व? शुभम, आमतौर पर महामारियां और महायुद्ध जब भी होते हैं तो वो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो सामान्य समझ है, हमारी सामान्य परिभाषाएं, उनको बदलते हैं। अर्थात के पिछले संस्करणों में भी हमने लगातार इस पर बात की थी अलग अलग तरह से। जो समझ बदली है उसमें हम एक फिलिप्स कर्व है जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे आगे, कि फिलिप्स कर्व जिसका हम इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को समझने में करते हैं और ख़ासतौर से महंगाई और बेकारी का जो रिश्ता बताया जाता है फिलिप्स कर्व में, वो कैसे भारत में पूरी तरह सर के बल खड़ा हो गया है। यहाँ बेकारी भी नई ऊंचाई पर है और महंगाई भी नई ऊंचाई पर है, जबकि फिलिप्स कर्व बताता है कि यदि रोजगार बढ़ते हैं तो लोगों के वेतन बढ़ते हैं और तो महंगाई बढ़ती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ बेकारी भी है और महंगाई भी कई कारणों से बढ़ी है। दूसरी समझ ये है कि जब हमें मानते हैं कि मनरेगा जो भारत में रोजगार की सबसे बड़ी सफलता की गारंटी है, या जिसका प्रचार किया जाता है भारत में रोजगार की सबसे सफल योजना के तौर पर, वहाँ पर कुछ दूसरी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। वहाँ सब कुछ गड्ढमड्ढ सा हो गया है। अब मनरेगा भारत में बेकारी का सबसे मूल्यवान सूचकांक हो गई है। दरअसल जिस रोजगार गारंटी योजना को हम ये मानते थे कि जिसके सहारे भारत में अस्थायी रोजगारों की चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है, वह भारत में बेरोजगारी का सबसे मूल्यवान इंडेक्स हो गई है। अगर हम ये कहें तो आपको थोड़ा व्यंग्य समझ में आएगा, आपको लगेगा कि जैसे हम कोई सैटायर कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मनरेगा मांग पर आधारित योजना है। श्रम की मांग के आधार पर मनरेगा की योजना की गई थी कि जब भी कहीं श्रम की ज़रूरत होगी या कमी होगी तो मनरेगा या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लोगों को रोजगार देगी।
इसलिए मनरेगा बाजार में रोजगार की मांग घटने या बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक या पैमाना है। हम आमतौर पर रोजगार के जिन आंकड़ों से टकराते या देखते हैं, जो हमें सीएमआई के जरिए मिलते हैं या सरकार के जरिए मिलते हैं, उनकी तुलना में मनरेगा को देखकर हम भारत के रोजगार बाजार की तस्वीर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इसलिए इस आज के अर्थात का शीर्षक जो बेरोजगारी की गारंटी है वो यहाँ से निकलता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि मनरेगा अस्थायी रोजगारों का कार्यक्रम है, तो जैसे ही स्थायी रोजगार बढ़ने लगते हैं, सामान्य रूप से मनरेगा में रोजगारों की मांग कम हो जानी चाहिए क्योंकि अस्थायी रोजगार से आता है। तो दूसरी तरफ से भी रोजगार की मांग की दृष्टि से और रोजगारों की स्थायित्व और अस्थायित्व के तौर पर, यानी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी मनरेगा भारत में रोजगारों को समझने का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। अब वित्त वर्ष 2021 के दौरान मनरेगा में लगभग 11.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, आंकड़ा ये बताता है। यानी करीब 93 लाख लोगों को प्रतिमाह मनरेगा में काम मिला। 2020-21 का साल ये था कि जब शहरों की गरीबी लौटकर गांवों में पहुंच गई थी। लोगों ने कोविड के लॉकडाउन लगने के बाद पलायन किया था और उनके शरण का केंद्र या उनके लिए 2 जून की रोटी का केंद्र केवल मनरेगा थी। इसलिए मनरेगा में काम हासिल करने वालों की तादाद करीब 42% बढ़ गई, 42% बढ़ी पिछले साल। जो आंकड़े हमें बताते हैं कि इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में, 2022 के पहले 8 महीने, 2021-22 के पहले 8 महीने में, यानी अप्रैल से नवंबर के बीच प्रतिमाह मनरेगा में 1.12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। यानी पिछले साल प्रतिमाह 13 लाख लोगों को रोजगार मिला था, इस साल 1 करोड़ 12 लाख लोगों को रोजगार मिला, जबकि हम अर्थव्यवस्था ओपन हो चुकी थी, लॉकडाउन खत्म हो चुके थे और एक तस्वीर हमें मिल रही थी कि इकोनॉमी में तेज रिकवरी आ रही है, डिमांड आ रही है, फैक्ट्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी अगर आप दोनों आंकड़ों को, दोनों साल के आंकड़ों को एक साथ मिला दें तो पिछले 2 साल के भीतर मनरेगा पर रोजगार की निर्भरता में करीब 20% की बढ़ोतरी होती है। और ये 20% की बढ़ोतरी हमें दरअसल भारत के रोजगार बाजार का वो चेहरा दिखाती है जो आमतौर पर हमें सरकारी या बाकी एजेंसियों के आंकड़ों में नहीं दिखता। बिल्कुल, भारत के औद्योगिक नगरों से जब लोग अपने घर पलायन किया, जब गांव पहुंचे, तो मनरेगा ही उनके लिए एक सहारा था। सर, ये आंकड़े फिर क्या बता रहे हैं कि जीडीपी जिस हिसाब से रिकवरी दिखा रहा है, आर्थिक विकास की रफ्तार जैसे बोला जा रहा है वापसी हो रही है, रोजगार के बाजार इतने गुलजार नहीं है? बिल्कुल, और नहीं है। और वो मनरेगा के आंकड़े को हम जब भीतर से खोल कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है। अब पूरा का पूरा रोजगार का बाजार, जैसा आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी है, डिमांड बढ़ने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि भारतीय इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही है। लेकिन अगर मनरेगा की दृष्टि से आप भारत के रोजगार बाजार को देखें, अगर ये फिल्टर या ये स्कैनर लगाएं और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को गुजारें, तो आपको ये दिखाई देगा कि नंबर 1, श्रमिक शहरों से में वापस नहीं लौटे क्योंकि शहरों में उतने रोजगार उपलब्ध नहीं थे। यानी गांव में आज भी मनरेगा रोजगारों के लिए या काम के लिए एकमात्र शरण बनी हुई है। अब हम मनरेगा के भीतर उतरते हैं, जहां से हमें भारत के रोजगार बाजार की बड़ी विदारक सी और बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर दिखती है। मनरेगा में काम के हिसाब से 2 श्रेणियों में नापा जाता है। पहला है एक काम की मांग, जिसको वर्क डिमांडेड कहते हैं, और दूसरा है काम की आपूर्ति, यानी वर्क प्रोवाइडेड कहते हैं। वर्क डिमांडेड का मतलब है कि कोई आदमी जो गांव में मनरेगा का रोजगार देने वाले अधिकारी या पंचायत प्रधान या प्रमुख हैं, उनके पास मांग लेकर जाता है और उसके बदले उसे काम मिलता है। नवंबर 2021 में मनरेगा के तहत काम की मांग, यानी नवंबर 2021 में काम की मांग वर्क डिमांडेड नवंबर 2020 की तुलना में 90% ज़्यादा थी। नवंबर 2020 कोविड के लॉकडाउन से उबरने का साल था। नवंबर 2021 अर्थव्यवस्था के वी शेप में रिकवरी का और रिकॉर्ड रिकवरी का साल है। यानी जब पिछले साल अर्थव्यवस्था बंद थी, ठप थी, उससे ज़्यादा लोग रोजगार अब मांग रहे हैं नवंबर में गांव में, जबकि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ अर्थव्यवस्था ओपन हो रही है और रिकवरी आ रही है। मतलब ये है कि रिकॉर्ड जीडीपी के बाद भी मनरेगा में काम की मांग कम नहीं हुई। मनरेगा में काम की मांग कम होना हमारे लिए अच्छी खबर है। मैं फिर दोहराता हूँ, मनरेगा में जब जब काम की मांग अच्छी होगी, इसका मतलब है कि बाकी आर्थिक गतिविधियाँ, बाकी आर्थिक इंजन फायर करने लगे हैं, वो रोजगार देने लगे हैं, चाहे वो रिटेल हो या वो कंस्ट्रक्शन हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या बाकी जो सेक्टर हैं जहाँ से लोग आमतौर पर बेकारी की परिस्थिति में इस स्कीम के तहत जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं रोजगार के बाजार पर इस पूरी रिकवरी का कोई असर शुभम दिखाई नहीं दिया। अब दूसरी चीज और मायने,
इससे ज़्यादा गंभीर बात यह कि मनरेगा में जो काम मांगा जाता है और जो काम प्रोवाइड किया जाता है, यानी वर्क डिमांडेड एंड वर्क प्रोवाइडेड, इसके जितना काम मांगा गया उसका केवल 61.5%, लगभग 62% काम ही प्रोवाइड किया गया। यानी अगर 100 लोग काम मांगने गए तो उनमें से केवल 61 लोगों को काम मिला, या 100 दिनों का काम मांगने के बदले उनको केवल 60 दिनों का काम मिल पाया। ये स्थिति, ये औसत पहले जब कोविड नहीं था तो इससे पहले 85 का था। यानी वर्क डिमांडेड एंड वर्क प्रोवाइडेड के बीच में 85% का था। 100 लोग अगर काम मांगते थे तो 85 को मनरेगा में काम मिल जाता था। अब घट के 61.5 पे आ गया। और ये सारे आंकड़े मनरेगा के सरकारी आंकड़े हैं जो सरकार के आंकड़ों में उपलब्ध हैं। और यही वजह थी कि वर्क डिमांडेड और वर्क प्रोवाइडेड का अंतर घटने के कारण सरकार को इस वित्त वर्ष में मनरेगा में 220 अरब रुपए का अतिरिक्त आवंटन, एडिशनल पैसा डालना पड़ा। ये मनरेगा का चेहरा हमें रोजगार बाजार की वो तस्वीर दिखाता है शुभम, जो तस्वीर स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी या कंपनियों के मुनाफों में बढ़ोतरी या इकोनॉमी के खुलने की सारी घोषणाओं का बिल्कुल उल्टा और बिल्कुल विपरीत है। और इसके भीतर कुछ और भी आंकड़े हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल, एक और गंभीर बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने ही अगले ही पैराग्राफ में अर्थात में लिख रहे हैं कि मनरेगा में काम मांगने वालों में युवाओं की तादाद बढ़ रही है। जनरली हम ये मानते हैं कि अगर आप गांव की दृष्टि से देखें कि बच्चा बाहर काम करने गया और जो माँ बाप घर में रह गए वो दरअसल वो मनरेगा में जाते थे, लेकिन आप लिख रहे हैं कि युवा अब मनरेगा में जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा है और जो हमें भारत के रोजगार बाजार की एक और बड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। मनरेगा में काम मांगने वालों में युवाओं की तादाद 8 साल में वे सर्वोच्च स्तर पर है। 8 साल के सर्वोच्च स्तर पर भारत में वो लोग हैं युवा जो मनरेगा में काम मांगने पहुंच रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों में 12% लोग करीब 18 से 30 साल की आयु वर्ग के हैं। जैसे आप कह रहे थे कि आमतौर पर मनरेगा प्रौढ़ लोगों के लिए, जिनके पास गांव में फसल का काम खत्म हो जाता था, गांव से बाहर उनको काम नहीं मिल पाता था, वो मनरेगा में अस्थायी रोजगार लेकर महीने में 15 दिन 10 दिन काम करके जीविका हासिल कर लेते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि ये रोजगार उनके लिए भी थे मनरेगा के जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो केवल खेतीहर मजदूर हैं और जिन्हें खेतों में काम नहीं मिलता, उन्हें मनरेगा में जगह मिलती थी। लेकिन मनरेगा जो कि प्रौढ़ आबादी को रोजगार देने का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम अब बेरोजगार युवाओं की आखिरी उम्मीद बन गया है। वो आखिरी होप है गांव में बेरोजगार युवाओं की, जो वो मनरेगा में नौकरी में काम पा रहे हैं। और तीसरा और सबसे चिंताजनक पहलू, इस जब आंकड़े को हम ड्रिल करते हैं, मनरेगा के आंकड़े को भीतर तक खोल कर देखते हैं कि मनरेगा के तहत शुभम जो गारंटी है वो प्रति परिवार 100 दिन का काम देने की है साल भर में, कम से कम 100 दिन का काम देने की गारंटी है मनरेगा के नियम के तहत। लेकिन अब प्रति परिवार केवल 46 दिन का काम मिल पाता है साल में, प्रति परिवार। मतलब एक परिवार में अगर हम 2 लोग माने कि दो कामगार हैं, 2 वर्किंग एज लोग हैं, एक वीमेन और एक मेल और एक फीमेल है, या एक महिला एक पुरुष हैं, तो पूरे परिवार को पूरे साल में 46 दिन का काम मिल पाता है। यानी महीने में औसत 4 दिहाड़ियाँ, 4 से 5 दिहाड़ी। कोविड से पहले भी यह औसत बहुत अच्छा नहीं था। कोविड से पहले भी यह औसत 50 के आसपास था, 50-51 के आसपास था, लेकिन अब तो ये गिरकर और नीचे आ गया है। और इसमें इस आंकड़े के भीतर उतरकर हमें यह भी दिखाई देता है शुभम कि इस पैमाने पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहां बेकारी का विस्फोट सबसे चरम पर है, वहां तो मनरेगा में साल में 39 से 40 दिन का रोजगार भी मुश्किल है। तो यानी एक वो लोग जो गांव शहर छोड़कर वापस गांव में पहुंच गए थे रोजगार लेने के लिए, उन्हें पूरे साल में केवल 40 दिन का रोजगार मनरेगा दे पा रही है। और जबकि उसके आसपास चलने वाली जो बाकी आर्थिक गतिविधियां हैं जो गांव के आसपास या शहरों के आसपास चलती हैं वो रुकी हुई हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि मनरेगा रोजगारों का अस्थायी साधन है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये स्थायी रोजगार स्कीम नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं देती, ये केवल आपदा के समय इस्तेमाल कर आती है। और दैनिक मजदूरी इसमें कितनी है? केवल 210 रुपए। यानी अगर एक परिवार को शुभम पूरे महीने में 4 दिहाड़ी मिल पा रही हैं, परिवार के 2 कामगारों को 4 दिहाड़ी मिल पा रही हैं, तो ये 1000 रुपये से भी कम है। आमतौर पर पूरे महीने में उस व्यक्ति को, अगर आप एक खेतीहर लैंडलेस लेबर को माने और अगर उसे आसपास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पूरे महीने कमाई के लिए नहीं मिलती है, तो उसे 1000 रुपये मिल पा रहे हैं। और इसलिए
उस गरीबी के विस्फोट की चर्चा बार बार हो रही है जो कोविड के बाद भारत के गांवों से निकल कर आ रहा है और जो भारत के टोटल रूरल कंजम्पशन को गिरा रहा है। अब दो तरह से देखिए, जिस विनोद की हमने कहानी बताई वो विनोद गांव में पहुंचकर महंगाई से भी पीड़ित है, क्योंकि उसे वो सारी महंगाई प्रभावित कर रही है जो महंगाई उसको शहर में भी प्रभावित करती थी, उससे ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। और जो एफएमसीजी कंपनियां रूरल डिमांड टूटने की, ख़त्म होने की और छोटे चीज़ों की रूरल डिमांड बड़ी नहीं, मतलब साबुन, तेल, मंजन, कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजी की डिमांड रूरल एरिया से घटने की बात कर रही हैं, उसका रहस्य या उस गिरावट का रहस्य इस आंकड़े में छिपा है जो हमें मनरेगा की से जिसकी झलक हमें मिलती है। बिल्कुल। और अंशुमान जी, इसको शब्दों में जब पिरोते हैं तो लिखते हैं कि गांव में गरीबी के टाइम बम पर बैठकर महंगाई की बीड़ी जला रहा है विनोद। सर, गौतम का क्या हुआ? विनोद की बात तो समझ आ गई, वो नहीं लौट पाया शहर। वो गौतम क्या, जिसको नौकरी तो मिल गई लेकिन तनख्वाह 25% कम थी। हाँ, अब गौतम की बात करते हैं क्योंकि ये बेरोजगारी का दूसरा हिस्सा है, जहां हमने एक व्यक्ति को देखा जो गांव गया और उसको मनरेगा में किस तरह से काम मिल रहा है, आंकड़ा हमने देखा। अब गौतम को देखें। अब महंगाई और बेरोजगारी की जो बात हम शुरुआत में हमने की, वहां से हमें याद आता है एक बड़े इकोनॉमिस्ट की, जिनका नाम था अल्बन विलियम हाउसगो फिलिप्स। इकोनॉमिक्स में लोगों को एक फिलिप्स कर्व नाम की थ्योरी पढ़ाई जाती है, बड़ी विवादित थ्योरी रही है। मिल्टन फ्रीडमैन और बाकी लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया था। फिलिप्स का किस्सा बड़ा दिलचस्प था। फिलिप्स का पूरा जीवन बड़ा रोमांचक था। आप ये नहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो इकोनॉमिस्ट कैसे बन गए ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। वो न्यूजीलैंड के किसान परिवार में पैदा हुए थे फिलिप्स। 1937 में वो 23 साल की उम्र में दुनिया घूमने निकल पड़े और जाना था उनको चीन, शंघाई में काम करने के लिए, और पहुंच गए जापान, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था और उसके जहाज ने उनको ले जाके योकोहामा पहुंचा दिया। योकोहामा से वो कोरिया, मंचूरिया होते हुए, रूस होते हुए लंदन पहुंचे और लंदन में बिजली के इंजीनियर हो गए, बिजली के फिटर हो गए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उनको रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में भर्ती मिल गई। रॉयल ब्रिटिश फोर्स का हिस्सा बनकर वे सिंगापुर पहुंचे और 1942 में जब जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया तो जो आखिरी जहाज वहाँ से निकला उस पर वो सवार थे विलियम फिलिप्स, हाउसगो फिलिप्स, और वहाँ से वो भागे तो वो जावा पहुँच गए। जावा में वो 3 साल तक प्रिजनर ऑफ वार की तरह जेल में बंद रहे। उसके बाद वो वापस न्यूजीलैंड पहुँचे और उनको नशे की लत पड़ गई थी, निकोटीन की आदत के शिकार हो गए थे। वहाँ से वो वापस फिर लंदन पहुँचे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भर्ती हो गए और 1958 में उन्होंने महंगाई और बेकारी के रिश्ते को समझाने वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम फिलिप्स कर्व कहते हैं। ये फिलिप्स कर्व की कहानी है। फिलिप्स कर्व यह कहता है कि यदि बाजार में उत्पादन की कमी हो, उत्पादन में बढ़ोतरी हो, तो आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी और जब आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी तो आपको सैलरीज और वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। या तो आप लेबर से ज़्यादा काम लेंगे तो उसे ओवर टाइम पैसा देंगे, या आप ज़्यादा लोगों को काम पर रखेंगे तो आपके वेज बिल बढ़ेंगे और इसके कारण उत्पादन का, आउटपुट का गैप भरने के लिए अंततः बाद में महंगाई हमारा पीछा करती है। तो जैसे जैसे रोजगार बढ़ते हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है और जब रोजगारों में जब उत्पादन में गिरावट आती है तो उस हिसाब से महंगाई भी गिरावट आती है। अब अगर हम फिलिप्स का सिद्धांत गौतम पर हम अप्लाई करें, ये माने कि फिलिप्स का सिद्धांत लेकर हम गौतम के पास जाते हैं और गौतम की पे स्लिप या गौतम के खाते में आने वाली तनख्वाह देखें तो ये पूरा उल्टा हो जाता है। तो ये पूरा उल्टा हो जाता है। इस हिसाब से तो ये कहता है कि अगर उत्पादन बढ़ाने के लिए वेतन बढ़ाने होते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है तो फिर तो गौतम को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था। बिल्कुल। फिर गौतम को 25% सैलरी कट पर काम क्यों मिला? उसे 8 की जगह 10 घंटे को क्यों काम करना पड़ रहा है? फिलिप्स कर्व के हिसाब से अगर देखें तो भारत में उत्पादन बढ़ाने की जद्दोजहद है, क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में थी, मंदी में थी, बहुत सारे उद्योगों में उत्पादन का लॉस हुआ। उस जद्दोजहद को पूरा करने के लिए कंपनियों को उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन कंपनियां वेतन नहीं बढ़ा रही, लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, जबकि और 1000 तरीकों से महंगाई भड़क रही है, पर उस महंगाई को बढ़ाने में लोगों की वेतन में बढ़ोतरी का कोई योगदान नहीं है। महंगाई जिन कारणों से बढ़ रही है वो लोगों की कमाई कम कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में फिलिप्स कर्व भारत में बिल्कुल सरकेबल खड़ा हो गया है। फिलिप्स कर्व के जो भी हमारे पास मान्य आंकड़े या डेटा पहले से उपलब्ध हैं वो हमें कहीं इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि भारत में तनख्वाहें बढ़ने से महंगाई बढ़ रही। महंगाई अलग बढ़ रही है, तनख्वाहें अलग घट रही और उत्पादन की बढ़ोतरी या कमी बेशी उसके बीच में कहीं फंसी हुई है। और इसे फंसी हुई इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि महंगाई और कम वेतन दोनों लंबे समय में, मीडियम टर्म में शुभम प्रोडक्शन को कमजोर ही करते हैं, क्योंकि या एक
लोगों की क्रय क्षमता घटाता है, को ना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। महंगाई के कारण लोग अपनी क्रय क्षमता खो देते हैं और जब कमाई भी नहीं बढ़ती है तो वो और कम खरीदते हैं। तो हम फिलिप्स कर्व के हिसाब से देखें ना, तो हम वो फिलिप्स कर्व के की एक पिक्यूलियर सिचुएशन में पहुंच गए, एक अजीब सी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां महंगाई कहीं से लोगों की तनख्वाह या कमाई में ट्रांसफर नहीं हो रही है। बिल्कुल, आप जितना भीतर उतरते जाएंगे अर्थात में, उतना आपको समझ में आता जाएगा कि ये जो मनरेगा है वो क्यों बेरोजगारी की गारंटी। और अगर अब आपसे कोई कहे कि मनरेगा रोजगार की गारंटी है, तो अर्थात आप अपनी जेब में रख के उससे तर्क कर सकते हैं कि नहीं, ये बेरोजगारी की गारंटी। और कैसे ये आपने समझा। सर, रोजगार की मौजूदा स्थिति में फिर आगे की राह कैसी दिखती है? हम ओमिक्रॉन हमारे सामने खड़ा है, दुनिया में लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं, नाइट लॉकडाउन भारत में भी आने वाले हैं। अब क्या है कि भारत की जो ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें कम वेतन की एक लंबा सिलसिला शुरू हो रहा है। क्योंकि भारत का रोजगार बाजार आपूर्ति आधारित है, यानी भारत में श्रमिकों की आपूर्ति मांग से हमेशा ज़्यादा रहती है, तो वैसे ही भारत जो है वो कम वेतन वाला, लोअर सैलरीज वाला बाजार है। और ख़ासतौर पर जितने कम स्किल्ड लोग हैं उनके वेतन और उनके पारिश्रमिक या उनकी मजदूरियां उतनी भी कम हैं। सरकारी योजनाओं में बेंचमार्क मजदूरी इतनी कम है कि अगर आप 210 रुपये की मजदूरी सरकारी योजनाओं में, बेंचमार्क मजदूरी बल्कि कुछ स्कीमों में तो और भी कम है, कि आप पूरा का पूरा रोजगार बाजार और वेतन का बाजार एक अलग तरीके की मंदी की चपेट में है। यानी हम मंदी से उबर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर देखें, जीडीपी का आंकड़ा देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखें, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखें, तो आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन जब भी हम वेतन या रोजगारों के बाजार को देखें तो इसकी उल्टी तस्वीर दिखाई देती है। और इसलिए फेस्टिव सीजन के डिमांड के बाद भी भारत में अर्बन और रूरल एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जब सीएमआई ने दिए तो हमें चौंकना पड़ा, क्योंकि वहां पर बेकारी बढ़ी हुई थी। अब इस बीच महंगाई आ गई, वो शीतलहर है एक किस्म की, क्योंकि पहले तो रोजगार नहीं है, ऊपर से महंगाई आ गई। अब अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में जो भी मांग बढ़ती है, थोड़ी बहुत जो बढ़ेगी धीमे धीमे, क्योंकि इकॉनमी अपने नॉर्मल रूटीन पर आएगी, अगर ओमिक्रॉन की तरफ से कोई बड़ा डिसरप्शन या कोई बड़ी बाधा नहीं आई या कोई बड़े लॉकडाउन नहीं हुए, तो अगर लोगों की थोड़ी बहुत कमाई बढ़ती भी है, अगले आने वाले 6 महीनों में या 7 महीनों में मान लीजिए वेतनों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है कुछ स्तर पर भी, तो वो बढ़ोतरी इसलिए बेकार होगी क्योंकि तब तक महंगाई उस पूरी बढ़ोतरी को बराबर कर चुकी होगी। यानी जितना वेतन बढ़ने की संभावना दिखाई देगी अगले 6 महीने में, 7 महीने में इकोनॉमी रिकवरी के साथ, उतनी बढ़ोतरी को महंगाई पहले से खत्म कर चुकी होगी। अब सरकार बजटोन्मुख है, सरकार बजट की तरफ जा रही है। उसके पास इसका क्या इलाज है हमें नहीं पता, क्योंकि सरकारों की चर्चाओं में रोजगार, महंगाई, बेकारी और इस तरीके के जो चिरंतन प्रश्न हैं भारत की अर्थव्यवस्था के, जो दुनिया में आमतौर पर आर्थिक चर्चाओं का केंद्र में रहते हैं, प्रायोरिटी पे रहते हैं, वो हमारी चर्चाओं में नहीं है। लेकिन बजट से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसी परिस्थिति में जब हमें बेरोजगारी की गारंटी दिख रही है? आप 2 ही उम्मीद रख सकते हैं कि या तो सरकार कमाई बढ़ाए, लोगों की कुछ ऐसा करे जिससे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा पहुंचे, या तो बचे, या उनकी ज़िंदगी जीने की लागत कम हो, और या महंगाई कम की जाए। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तभी भारत की आर्थिक पीड़ा कम होगी। नहीं तो हम एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर उत्पादन तो बढ़ता जाएगा बाजार में मांग के साथ, लेकिन वो उत्पादन की बढ़ोतरी लोगों की कमाई या जीवन स्तर की बढ़ोतरी में ना तो दिखेगी और ना वहाँ तक पहुँचेगी। और फिर जो रिकवरी का प्रोसेस होगा, वो रिकवरी का प्रोसेस ऊपर के कुछ बड़े उद्योगों को छोड़कर बाकी जो भारत की अर्थव्यवस्था का पिरामिड है, जो बेस है, वहाँ वो रिकवरी उतनी तेज़ी से पेनिट्रेट नहीं होगी, उतनी तेज़ी से ट्रिकल डाउन नहीं होगी जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि भारत को हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में शुभम बाउंस बैक करना है मंदी से। हमको मंदी से लुढ़क कर या घिसट कर या किसी तरह से घिसटते हुए बाहर, रेंगते हुए बाहर नहीं निकलना है। हमें मंदी से बाउंस बैक करना है, हमें लीपफ्रॉग करना है कि हम मंदी से निकलकर एकदम तेज ग्रोथ के दौर में पहुंच जाएं। तो उस तेज ग्रोथ के दौर की उड़ान तैयार करने के लिए, उस जंप के लिए ज़मीन तो तैयार होगी लोगों की कमाई से ही ना, लोगों के खर्च से ही, लोगों के खपत से ही। अगर वो ज़मीन ही नहीं होगी तो हम गड्ढे से निकल भी आएंगे तो हम गड्ढे के में टांगे लटकाए बैठे हुए होंगे। बिल्कुल, यानी कि या तो आप कमाई बढ़ाइए या महंगाई कम करके ज़िंदगी जीने की लागत को कम कीजिए। तो ये रहा हमारा इस हफ्ते का अर्थात। पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अब बारी है आपके सवालों की। सर, पहला सवाल राजीव खोसला जी का आया है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार
बजट उन्मुख है, आपने भी जैसा अभी कहा। वो कह रहे हैं कि सरकार बजट में ऐसा क्या कर सकती है जिससे आय असमानता जो है वो कम हो जाए। मुझे लगता है उन्होंने लास्ट अर्थात हमारा सुना होगा और उसके बाद ही उनके दिमाग में ये सवाल आया होगा। इस सवाल का कुछ जवाब हमने अपने इस अर्थात के साथ दे दिया है। आय असमानता को हैंडल करने के दो तरीके हैं राजीव जी। पहला ये कि एक तो लॉन्ग टर्म तरीका है, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ एक दिन की देन नहीं है, लंबे समय से इतिहास से इनइक्वलिटीज़ आती हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए तो लंबे समय से काम करना पड़ेगा, लोगों को आय बढ़ानी होगी। पर जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि तात्कालिक तौर पर जो आय की असमानता कोविड के कारण बढ़ गई है, उससे चौड़ी हो गई है, उसे रोकने के लिए सरकार को बजट की पूरी प्रक्रिया नए सिरे से बदलनी होगी। हमारे बजट ऐसे हो चुके हैं जैसे कि कुछ बगैर पेंदे वाली या छेद वाली बाल्टियां हैं जिनमें पैसा डाला जाता है और उनमें से नीचे बह के निकल जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कोशिश ये करनी होगी कि बजट के जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बारोइंग से आ रहे हैं या टैक्स के रिसोर्सेज हैं, वो स्ट्रेट अवे रिफ्लेक्ट हों, दिखाई दें लोगों की इनकम की बढ़ोतरी में, उनकी आय की बढ़ोतरी में, और वो दिखाई दे हमें रोजगारों की, मनरेगा जैसी स्कीमों में रोजगार की मांग कम होने में, वो हमें दिखाई दे रूरल इकोनॉमी से चीज़ों की डिमांड सामने निकलने में, और वो हमें दिखाई दे उन क्षेत्रों से रोजगार बढ़ने में जहां से हमें जो गांव और शहरों के लोगों को आज से 10 से 5 साल पहले, 7 साल पहले रोजगार देते रहें। ये स्कीमों का पूरा फोकस है। तब तात्कालिक तौर पर असमानताएं ठीक की जा सकती हैं, और बड़े तौर पर असमानताएं ठीक करने के लिए तो राज्यों की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। ज़रूर, बिल्कुल। अगला सवाल सर हमारे पास है राधिका अग्रवाल का। वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर को बताया है कि वो पहले से ज़्यादा मजबूत है। एनपीए क्या वाकई कम हुए हैं या अभी बहुत बुरा दौर आना बाकी है? बैंकिंग सेक्टर के एनपीए कम हुए हैं, ये बात सही है, और कम हुए इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक की लोन्स की रिकवरी बढ़ी है। कम होने की दो बड़ी वजह हैं। एक तो बैंकों के बहुत सारे जो लंबित केसेस थे वो आईबीसी के सहारे, हेयर कट लेने के सहारे ख़त्म हो गए। दूसरी चीज़ ये कि बैंकों ने प्रोविजनिंग की है अपने लेवल पर, और अपने एनपीए घटाने के लिए अपने मुनाफों से, अपनी पूंजी से पैसा लगाया है। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती आप कैसे नापेंगे, इस दावे का एक पैराडॉक्स या इसका एक अंतर्विरोध है कि अगर बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत है तो सरकार उसको प्राइवेटाइज क्यों कर रही है, सरकार उसमें निजी निवेश क्यों मांग रही है, सरकार के उच्च पदस्थ हलकों से ये संकेत क्यों आते हैं कि इस बजट में बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती का जो पूरा क्लिशे है या जो पूरा दावा है वो कई सारे तथ्यों से, कई सारे और जो जरूरी तथ्य हैं वो उसकी चुगली करते हैं। तो अभी भारत के बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके के रिफॉर्म्स प्लान किए जा रहे हैं, जिस पर शायद हम कहीं न कहीं में आगे चर्चा भी करेंगे इसी संस्करण में, वो ये बताते हैं कि सरकार बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को लेकर तो आश्वस्त है, पर सभी सरकारी बैंकों की मजबूती को लेकर आश्वस्त नहीं है। कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्हें रिजर्व बैंक पहले से ही तय कर चुका है कि वो 3-4 बड़े बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हमेशा सरकारी और प्राइवेट बैंक जो स्ट्रक्चरली, ढांचागत रूप से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। पर बाकी बैंकों को लेकर सरकारें बहुत आश्वस्त नहीं है। उन्होंने इन बैंकों के भविष्य को लेकर वो खुद ही अनिश्चितता की स्थिति में है। चलिए अर्थात के अंतिम सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, कही अनकही। सर, कही अनकही में इस बार जो हम समझना चाहेंगे बैंकिंग रिफॉर्म्स की जो गाड़ी है वो दरअसल कहाँ अटक गई। ये जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है संसद का, इसमें बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उम्मीदों वाला सत्र था। बजट से पहले आखिरी सत्र था। पिछली बजट में जो घोषणाएं हुई थी, कहा गया था कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, उसकी गाड़ी अब बिल्कुल अटकती दिख रही, क्योंकि हम अगले बजट की ओर आ गए हैं और अभी तक उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सर, कहाँ अटक गई ये गाड़ी? बजट से पूरा अगला बजट आने वाला है अब तो। शुभम, सुधारों की पूरी व्यवस्था कुछ लड़खड़ा सी गई है। अब इसके लिए आप राजनीतिक रूप से किसानों के आंदोलन का दबाव माने, या चुनाव सामने खड़े हुए उन्हें माने, या अर्थव्यवस्था में जो तेज रिकवरी नहीं आई और जो किस्म का मोहभंग जैसा है बाजार से, बाकी चीज़ों से, लेकिन ये सुधारों, जो लोग सुधार चाहते हैं और भारतीय बैंकिंग सेक्टर में रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए ये सत्र काफ़ी उम्मीदों भरा था, क्योंकि ये शीत सत्र था। इसके बाद जो अगला सत्र होगा, बजट सत्र होगा, तब तक वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा और कोई भी कानूनों की प्रक्रिया अगर करनी होगी तो वो बाद में ही हो पाएगी। बैंकिंग सुधारों से जुड़ा हुआ एक बड़ा बिल था जिसमें सरकार को संसद से मंजूरी लेनी थी कि वो बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटा सके और उनमें प्राइवेट पार्टनरशिप ला सके। तो एक तो वो बिल वापस हुआ। दूसरी चीज़ ये कि फिर उसके बाद संसद में वित्त मंत्री ने स्वयं कहा कि कैबिनेट ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर कोई फैसला नहीं लिया है। यानी नीति आयोग पिछले 1 साल से सरकार के सारे प्रवक्ता और सारे सरकारी अर्थशास्त्री जिस सबसे बड़े सुधार का जोर बांधे हुए थे,
वो नवंबर दिसंबर तक आते आते फिजल आउट हो गया, वो ख़त्म हो गया और वो अब फिर वापस ठंडे बस्ते में चला गया। यानी वो जो मोमेंटम बना था भारत के बैंकिंग सुधारों का, वो टूट गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार इससे पहले ये भी कह चुकी है कि हम बैंकों में नई पूंजी नहीं लगाएंगे। तो अगर बैंकों में प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, बैंकों में का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो फिर बैंकों में तो सरकार को पूंजी डालनी पड़ेगी। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बैंक जिस एनपीए पे बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से दूसरी बहस शुरू होती है कि क्या बजट बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन का बोझ उठा पाएगा, कितना रिकैपिटलाइजेशन होगा, बैंकों का जो पैसा डूबा है कर्ज के तौर पर या उनकी जो पूंजी खत्म हुई है उसे क्या सरकार उन्हें वापस देगी। और शायद यही वजह है शुभम कि हमने पिछले 1-2 महीनों में भारत के शेयर बाजार में बैंकों की काफ़ी पिटाई देखी है। बिल्कुल देखिए, बैंकिंग, चाहे आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, चाहे आप विदेशी निवेशकों की फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से बिकवाली देखिए, वो कहीं ना कहीं भारत के विदेशी निवेशक और बड़े निवेशक ये सेंस कर रहे हैं कि जो सुधारों का पूरी वचनबद्धता थी, जो सुधारों का पूरा संकल्प था, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पूरा संकल्प था, वो कहीं लड़खड़ाकर पटरी से उतर रहा है। अब बजट भाषण का इंतजार है कि उसमें सरकार बैंकों के सुधार के बारे में क्या करती है। फिलहाल कानूनी तौर पर और एग्जीक्यूटिव तौर पर बैंकों के निजीकरण, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन, बैंकों के विनिवेश की फाइल फिलहाल पीछे वाली मेज पर रख दी गई है। अब बचा है LIC का IPO, अब बचा है कुछ और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का विनिवेश, और अब बचा है वो 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइजेशन, जिसकी चर्चा हमने पिछले 3-4 महीने में दुनिया के सबसे बड़े एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स के तौर पर देखी थी। लेकिन अब हम बजट के करीब हैं, उसका क्या हश्र होता है, वो किस दिशा में जाता है, वो होगा या नहीं होगा, ये हमको अगले 1-2 महीने में बजट तक पता चलेगा। बिल्कुल, उनकी भी उल्टी गिनती तो अब शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि अब हम वित्त वर्ष के आखिरी जो तिमाही है उसमें प्रवेश कर जाएंगे 7 या 8 दिन बाद। अर्थात कि इस सेगमेंट में इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते में फिर जुड़ूंगा अंशुमान जी के साथ। तब तक दीजिए हम लोगों को इजाज़त। नमस्कार।